बच्चे मिनिएचर एडल्ट्स नहीं होते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको 25-25, 30-30 प्लास्टर भी लग गए हैं, पर वो पैर अभी भी वैसा का वैसे ही है। तो जो ब्रेन में ग्लिच हो रखी है, वो ग्लिच कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजती रहेगी। 3 महीने तक तो उसका असर बहुत अच्छा बनेगा, फिर वो धीरे 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 करके कम होने लगेगा। इस कंडीशन में हमको जल्दी से जल्दी सर्जरी करना पड़ती है। जब बच्चा पेट में रहता है तब उसके पैर वो यूनिवर्सल फ्लेक्शन पोजीशन में रहता है, मतलब वो सब कुछ सुकुड़ा के रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे का जन्म होता है तब पैर उसके इस तरह से गोल घूमे हुए रहते हैं। तो ये कंडीशन फिजियोलॉजिकल बो लेग्स कहलाती है। ओके। जनरली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो 2-2.5 साल की उम्र तक खड़े होना, चलना फिरना जब भी शुरू कर देगा वो, तो ये बो लेग्स धीरे धीरे डेवलप होके सीधे हो जाते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर ये बाहर निकलने लगते हैं, जैसे पहले अंदर थे वही हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एनएडीएल हेल्थ केयर पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है द वेरी फेमस डॉक्टर गौरव जैन, जो कि चाइल्ड ऑर्थोपेडिक है, यानी कि बच्चों से रिलेटेड जितनी भी हड्डियों का, जॉइंट्स का प्रॉब्लम है, वो उसको क्योर और उसको ट्रीट करते हैं। हेलो डॉक्टर गौरव जैन, वेलकम टू एनएडीएल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? Fine, very much. Thank you to you for inviting me. Thank you so much. This Thank you so postcard much. will be helpful to all our viewers. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर गौरव। और आप यहाँ पर आए हैं और आज हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट होने वाला है, क्योंकि हमारे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपके थ्रू। सबसे पहला सवाल जो मेरा आपसे है डॉक्टर गौरव, कि एक पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक क्या होता है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ जनरल ऑर्थोपेडिक? Pediatric orthopedics is a branch of the orthopedics itself. It is subspecialty that we deal in the problems of the kids only. As we all know, बच्चे मिनिएचर एडल्ट्स नहीं होते हैं। हम बच्चों को छोटा एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों की हड्डी बड़ी हो रही होती है और बच्चों की हड्डी में जो तकलीफ़ें होती हैं और बच्चों की हड्डी की जो संरचना होती है वो बड़ों की हड्डी से टोटली डिफरेंट होती है। इसलिए जो एडल्ट लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं और जो बच्चों में प्रॉब्लम्स होती हैं वो टोटली अलग होती हैं। एक्चुअली ऑर्थोपेडिक्स पर से अगर अपन उसका नाम का विभाजन करें, संधि विच्छेद करें, मतलब तो ऑर्थोस प्लस पेडिक्स। ऑर्थोस मतलब सीधा करना, पेडिक्स मतलब बच्चे को। तो जब बच्चों में कोई डिफॉर्मिटी होती थी, जो बच्चों में टेढ़ापन जो होता था, उसको सीधा करने की ब्रांच ऑर्थोपेडिक्स थी। फिर टाइम के साथ में हम धीरे धीरे डेवलप करते गए अपने आप को। फिर हम बड़ों के फ्रैक्चर्स पे, फिर उसके बाद में जो नी और जॉइंट रिप्लेसमेंट में, स्पाइन सर्जरीज में, स्कोपीज़ में, ये सब चीज़ें हम आगे डेवलप करते गए। तो अब जो हमारी बेसिक ब्रांच थी वो अब एक साइड में ब्रांच हो गई है और ऑर्थोपेडिक्स सभी जगह डेवलप हो चुका है। तो ये पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स होता है। और बच्चों की जो बीमारियां होती हैं, बच्चों की जो बोन की कंडीशंस होती है, उसमें जो स्पेशलिटी होती है वो पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स डील करता है। मैं वही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे भी डॉक्टर गौरव, व्हाट ऑल कंडीशंस डू यू गाइस ट्रीट? देखिए, देयर आर वेराइटी ऑफ कंडीशंस। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि बच्चों, स्पेसिफिक बच्चों में ही मिलती हैं। बड़ों में वैसी प्रॉब्लम्स बहुत रेयरली मिलती हैं। जैसे कि फर्स्ट कंडीशन जो मोस्ट कॉमन है वो सेरेब्रल पाल्सी होती है। सेरेब्रल पाल्सी एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि जन्म के पहले या जन्म के दौरान या फिर जन्म के बाद में अगर बच्चे के मस्तिष्क को किसी भी तरह की चोट पहुंचती है तो उस कंडीशन को सेरेब्रल पाल्सी कहते हैं। जनरली हम मान के चलते हैं कि 0 से 5 साल तक बच्चे का डेवलपमेंट होता रहता है और अराउंड 80% ब्रेन जो होता है बच्चे का 2 साल की उम्र तक डेवलप हो जाता है। अगर इस दौरान बच्चे को किसी भी तरह की चोट लग जाए, जैसे अगर वो बर्थ के टाइम पे उसको ऑक्सीजन नहीं मिली, या उसको बहुत लंबे समय तक लेबर चल गया, या वो बच्चे को कोई तरह का झटका वगैरह आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्लड ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सांस लेने में उसको तकलीफ होएगी, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा डेड सरी का हो जाएगा। तो वो जो ब्रेन का हिस्सा डेड हो रहा है वो फिर आगे जाके कभी भी रिकवर नहीं करेगा। प्रॉब्लम यही होती है कि ब्रेन में जब एक भी कोई प्रॉब्लम हो गई, अगर कोई हिस्सा उसका डेवलप हो गया, तो फिर उसकी रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दैट्स वेरी सैड। और इसका क्या ट्रीटमेंट है फिर? और जब ये प्रॉब्लम हो रही है, पर खुशी की बात यह है कि जो डिफॉर्मिटी हो गई, मतलब जो ब्रेन का हिस्सा छोटा सा ही डेवलप हुआ है, मान लो 1% डेवलप उसकी डिफॉर्मिटी, मतलब उसमें ब्रेन की प्रॉब्लम हुई है,
तो वो जिंदगी भर 1% रहेगा। अच्छी बात यह है कि ना तो वो बढ़ के 1.5% होगा, ना वो घट के ½ % होगा। तो जितना उसकी डेड है उतना की उतना रहेगा। पर इस ब्रेन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं, पर इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, कोई भी दवाई, कोई भी थेरेपी, कोई भी, इवन आजकल स्टेम सेल्स की बात चल रही है, ये सब ब्रेन में जो डिफेक्ट हो चुका है उसको ट्रीट करने में सहायक नहीं होते। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी मसल्स की जो प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। जैसे जैसे बच्चा डेवलप बड़ा होगा तो फिर उसके पैर में वो एड़ी उठा के चलेगा, वो घुटना मोड़ के चलेगा, उसका हाथ ऐसे लचक जाएगा, वो इस तरह से रख के चलेगा हाथ। तो इस तरह की जो बीमारी प्रॉब्लम्स होंगी, इस सब का इलाज हम पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स में कर सकते हैं। ओके। और इन सब के लिए ट्रीटमेंट का रहता है, जैसे ब्रेन में जो भी डिफेक्ट हुआ है, हमें सभी अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि जो ब्रेन में डिफेक्ट हुआ है वो एक तरह से ग्लिच हो गई है ब्रेन में। तो वो जैसे ब्रेन से जब भी हमारा कोई सिग्नल जाता है तो बॉडी को क्या होता है, मसल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है। तो जो ब्रेन में ग्लिच हो रखी है वो ग्लिच कंटिन्यूअसली सिग्नल भेजती रहेगी। अब जैसे मान के चलिए सर्किट सारे अलग अलग होते हैं, अपना एक बटन से बल्ब चलेगा, एक बटन से पंखा चलेगा, एक स्विच से हम टीवी चलाएंगे। वैसे ही सारे दिमाग के सर्किट में सभी जगह अलग अलग सर्किटरी पाई जाती है। तो जो सर्किट हमारे मसल्स को कंट्रोल करता है वो सर्किट में जनरली सेरेब्रल पाल्सी में प्रॉब्लम आती है। उसमें क्या होता है, जैसे अपन स्विच बंद कर देंगे तो ट्यूबलाइट बंद हो जानी चाहिए, परंतु सेरेब्रल पाल्सी में ये चीज़ नहीं होती है। वहाँ से कंटिन्यूअसली सिग्नल जा रहा है जा रहा है जा रहा है, कोई स्टॉपेज का काम ही नहीं है। और जब भी सिग्नल जाता है तो मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो कंटिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्शन 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 होते 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 मसल्स की जो लंबाई रहती है वो धीरे 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 करके छोटी होने लगती है। मान लो मसल की लंबाई 1 फीट की होनी चाहिए तो छोटी होते होते 8 इंच की, 6 इंच की ही रह जाती है। तो हमारा जो प्रॉपर पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स, एक्चुअली सेरेब्रल पाल्सी एक टीम इफर्ट रहता है। इसमें पीडियाट्रिशियन, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये सबका एक कंबाइंड इफर्ट रखता है। तो ये हम सबका रोल यही रहता है कि जो मसल की लंबाई छोटी होती जा रही है, मतलब 1 फीट की रहनी चाहिए तो उसको 1 फीट की बरकरार करके रखें। तो इसके लिए बहुत सारे उपाय हैं। मतलब मसलन पहले तो हम उसकी स्ट्रेचिंग्स करवाएंगे जिसकी फिजियोथेरेपी बोलते हैं। दूसरी स्थिति में हम उसको स्पेशल टाइप के शूज़ पहनाएंगे जिसको हम AFO बोलते हैं, एंकल फुट एंड ऑर्थोसिस। तो उसमें भी हम लेंथ को खींच के रखेंगे, वो पूरे टाइम से एक सरी की पोजीशन में बना के रखेंगे। तीसरी स्थिति होती है कि हम कोई सी दवाइयाँ देंगे जिससे उसकी मसल्स को रिलैक्सेशन मिल जाए। और ये तो हमारी प्राइमरी ट्रीटमेंट, प्राइमरी लाइन रहती है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ रहेगी वो फिजियोथेरेपी ही रहेगी। तो इसीलिए मैं हमेशा यही अपने बच्चों को भी यही बताता हूँ, पेरेंट्स को भी यही बताता हूँ कि फिजियोथेरेपी एक्चुअली एक देखा जाए तो उसकी चौथा ट्रीटमेंट। अपने को रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत पड़ती है, वैसे उनकी चौथी ज़रूरत फिजियोथेरेपी रहेगी, एक्सरसाइज रहेगी। जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज बच्चे को मिलेगी उतना उसको फ़ायदा मिलेगा। अब ये बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं कि सर कितनी एक्सरसाइज कराना, तो मैं उनको यही काउंटर करता हूँ कि देखिए 2 साल हो गए, अपन ने अभी ये तो नहीं बोला है कि अब रोटी कितनी खिलाना है या कपड़े कब तक पहनाना है या घर में कब तक रखना है। वैसे इसकी चौथी ज़रूरत है कि एक्सरसाइज तो उसको लंबे समय तक चलेगी। फिर उसके बाद में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो अब क्या होता है, जनरली हम कोई भी प्रकार की सर्जरी इन बच्चों में जनरली 7 साढ़े 7 साल तक हम अवॉइड करते नहीं हैं। करते हैं। और जनरली 2 ढाई साल में ये कंडीशन प्रकट होती है, एकदम सामने हमारे आती है। तो 2 ढाई साल से लेके 6 7 साल तक क्या करें? इस दौरान अगर प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो फिर इंजेक्शन बॉटुलिनम टॉक्सिन का रोल आता है। बॉटुलिनम टॉक्सिन एक तरह से छतरी की तरह काम करता है। जो भी ब्रेन से सिग्नल आ रहे थे वो छतरी की तरह उस सबको रोक लेता है, जिससे नीचे की जो मसल्स रहती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं। तो फिर हम इस और उसके कंडीशन में, कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे क्योंकि मसल्स हाँ, तक आपको सिग्नल नहीं जा रहे। जी हाँ, तो जैसे बोटुलिनम टॉक्सिन, अब जैसे अपन दर्द की इंजेक्शन खाते, गोली खाते हैं, तो वो गोली का असर अपने को 5 7 घंटे तक तो बहुत बेहतरीन रहता है। पर जैसे जैसे असर खत्म होना शुरू होता है वापस से अपना Aggravate? दर्द शुरू हो जाता है। वैसे ही कंडीशन बोटॉक्स के कारण होने वाली है। बोटॉक्स में जनरली 3 महीने तक तो उसका असर बहुत अच्छा बनेगा, फिर वो धीरे 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 करके कम होने लगेगा। अब कोई कोई से बच्चे गोल्डन रिस्पॉन्डर्स होते हैं, मतलब कि अगर अपन ने इंजेक्शन लगा दिया
तो वो साल भर तक, 1.5 साल तक, 2 साल तक बहुत अच्छे बने रहते हैं, और फिर बाद में उनका डिटोरेशन शुरू होता है। और कोई कोई से बच्चों में ये फर्क जनरली 4 महीने, 6 महीने तक, 6 साल भर तक 6-8 महीने तक आराम से चल जाता है, और फिर डिटोरेशन शुरू होता है। और दूसरी प्रॉब्लम ये है बोटॉक्स की कि ये महंगा बहुत आता है। जनरली अपन मान लो 100 यूनिट इंटरनेशनल यूनिट्स में आते हैं इसके वाइल्स, 50 इंटरनेशनल यूनिट, 100 इंटरनेशनल यूनिट। तो इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा पड़ती है, और फिर उसमें क्या है, बेहोश करके लगाना पड़ता है, तो ये पूरी सर्जरी का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक इशू भी रहता है बोटॉक्स के साथ में। और फिर बाद में आता है रोल, जैसे हमारे पास बच्चा कोई बहुत लेट प्रेजेंट हुआ है, 6 या 7 साल का हो गया है, ऐसी कंडीशन में फिर हम सर्जरीज करते हैं। तो इसमें बेसिकली सर्जरीज कौन से हिस्से की करेंगे आप? ब्रेन की करेंगे, स्पाइन की करेंगे, या वो मसल की करेंगे जहाँ पे रिएक्ट हो चुका है कुछ? जी, तो ये जो सर्जरी होती है जनरली मसल्स की ही होती है। जैसे अगर मान लो पैर, बच्चा चल के आ रहा है, वो पैर ऊपर उठा के चल रहा है, एड़ी ऊंची लेके चल रहा है, तलुए के बल, पंजे के बल चल रहा है, तो फिर हम उसकी सर्जरी करते हैं गैस्ट्रोनीमस की। गैस्ट्रोनीमस बोले तो पिंडली की जो मसल होती है वो गैस्ट्रोनीमस कहती है। पहले के ज़माने में क्या होता है, टेंडो अकिलिस नाम की टेंडन जो होती है उसकी सर्जरी कर दिया करते थे। पर आजकल थोड़ा सा कंसेप्ट्स बदल गए हैं। पहले के जो पुराने सर्जन्स रहेंगे वो जनरली टेंडो अकिलिस की लेंथनिंग कर देते थे, पर बाद में क्या पहला स्टडीज़ में ये मिल रहा है कि इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा है। तो अब आजकल हम गैस्ट्रोनीमस मसल के पार्ट की ही सर्जरी करने लगे। तो जैसे मसल रहती है उसके ऊपर एक कवरिंग सरी की रहती है, तो वो जो कवरिंग रहती है उसको हम फाशिया बोलते हैं। तो हम जो सर्जरी में मसल को टच नहीं कर रहे हैं, मसल्स के फाइबर्स को टच नहीं कर रहे, जो उसकी कवरिंग है हम उसी कवरिंग को कट कर देते हैं, जिससे एक स्ट्रेच मिल जाती है, एक छोटी सी लेंथ मिल जाती है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की लेंथ हमको फाशिया के कवरिंग खुल जाती है। और मसल तो स्ट्रेचेबल रहती है, इलास्टिक सरी की रहती है, तो जब मसल्स को वैसे ही खिंच जाता है, पर जो फाशिया रहता है वो बहुत टाइट रहता है। तो जो हम फाशिया कट करते हैं और फिर इसको स्ट्रेच करते हैं, तो हमको इतनी लेंथ मिल जाती है कि जो अभी एड़ी नीचे था, पंजा नीचे लेके चल रहा था, वो पंजा ऊपर हो जाता है। तो उससे बच्चे को फ़ायदा हो जाता है, और मसल स्ट्रेंथ में भी लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ती। कभी कभी हमको गैस्ट्रोनीमस, हैमस्ट्रिंग्स की भी, मसल्स की भी टाइटनिंग रहती है, तो फिर हम जांग की मसल जो रहते हैं पीछे के हिस्से, उसको हैमस्ट्रिंग्स मसल्स बोलते हैं, उसकी भी लेंथनिंग करना पड़ सकती है। कभी कभी एडक्टर्स रहते हैं, जो कि बच्चा कैंची लेके चलता है, दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड कर लेता है, कैंची बन जाती है, तो वो कैंची के लिए हम एडक्टर्स की रिलीज कर सकते हैं। कभी कभी लॉन्ग टर्म्स जो हो जाता है, एक ही कंडीशन है, अभी कभी कभी क्या होता है, इन बच्चों में मसल्स का पुल इतना ज़्यादा रहता है कि वो हड्डी को तक अपने जॉइंट से, सॉकेट से बाहर निकाल लेता है। हिप जॉइंट का रहता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट रहता है। तो जो बॉल रहती है वो फीमर का, मतलब जांग की हड्डी जो रहती है वो एक बॉल सरी की रहती है, और जो सॉकेट रहता है उसका एसिटेबुलम जो हिप बोन में रहता है, तो पेल्विस का रहता है। तो वो बॉल से इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है, पुल रहता है मसल का, कि ये सॉकेट से निकल जाता है बॉल। इस कंडीशन में हमको जल्दी से जल्दी सर्जरी करना पड़ती है। तो हमको बॉल एंड सॉकेट में जो बॉल बाहर निकल गई है उसको अंदर बिठाना पड़ता है। तो ये एक बोनी सर्जरी है जो हमको अर्जेंट बेसिस पे जल्दी से जल्दी करना पड़ेगी। अगर ये सॉकेट से बाहर निकला पड़ा रहेगा हेड, तो फिर उसका जो एसिटेबुलम का डेवलपमेंट हो रहा है, जो पेल्विस का डेवलपमेंट हो रहा है, वो हैम्पर हो जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म में जाके फिर बाद में बिठाने में भी बहुत मुश्किल आएगी। तो एक बोनी सर्जरी केवल यही है जो कि हमको जल्दी अर्जेंट बेसिस पे करना पड़ती, बाकी हम सारी सर्जरीज को डिले कर सकते हैं। तो हाथ की भी इसी स्थिति है, मसल्स की हमको टेंडन्स का या तो टेंडन का ट्रांसफ़र करना पड़ता है, जो मसल टेंडन टाइट हो रही है उसको स्ट्रॉन्ग, जो वीक मसल तक है उस तक पावर पहुंचानी रहती है। बेसिकली देखा जाए तो पीडियाट्रिक, ये सेरेब्रल पाल्सी में हम एक हारी हुई जंग लड़ रहे हैं। ऑलरेडी बहुत सारा डैमेज हो चुका है, पर जो कुछ भी बचा है उससे हम उसका कुछ बेनिफिशियल, कुछ इफेक्टिव ट्रीटमेंट उसको देने की कोशिश करते हैं। जनरली क्या होता है, पेरेंट्स का यही अपेक्षा रहती है कि हमारा बच्चा सर्जरी हो जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा, पर मैं सभी पेरेंट्स को ये बता देना चाहूँगा कि ये सर्जरीज जो है वो एक तरह से पैलिएटिव सर्जरी है। मतलब वही है कि जो कुछ भी उसको बचा हुआ है हम उसको थोड़ा सुधार सकते हैं। पर जैसे नॉर्मल बच्चा 100 पे है और अपना बच्चा 60 पे है, तो हम 60 से 100 नहीं पहुंचा पाएंगे, पर कोशिश हमारी यही रहेगी कि वो 60 से 70 हो जाए, 80 हो जाए, 90 हो जाए, इवन 95 हो जाए।
100 तो कभी भी नहीं कर सकते उसे 90-95 तक पहुंचाने की। और ये भी हमारी तरफ से एक चली अच्छी गारंटी समझिए कि हम उसको 60 से 50 नहीं करेंगे, 60 से 40 नहीं करेंगे। तो सर्जरीज का कोई नुकसान नहीं होने वाला है पर से, फ़ायदा ज़रूर होगा। और ये फ़ायदा लॉन्ग टर्म तक बना रखने के लिए सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी। जनरली अपन क्या सोचते हैं कि अब सर्जरी हो गई, अब एक्सरसाइज क्यों कराना, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो प्रॉब्लम की जड़ है वो ब्रेन है, और जब तक, और ब्रेन का कोई इलाज ही नहीं है, इसलिए हमको फिजियोथेरेपी लंबे समय तक चलती रहेगी। डॉक्टर साहब, व्हाट इज क्लब फुट? इसका भी बड़ा सुनने में आता है कि बच्चों में क्लब फुट पाया गया है, तो व्हाट इज इट, और उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, और उसको कैसे समझे कि ये क्लब फुट की ही बीमारी है? ओके, तो क्लब फुट जैसे नाम ही बताता है क्लब। अभी क्लब का मतलब ये है कि जब गोल्फ खेलते थे तो जो उसका बैट रहता है उसका शेप कैसा रहता है, ऐसे क्लब सरी का रहता है। तो डेट इज व्हाट क्लब फुट। उसका पैर का जो संरचना है वो इस तरह का पैर मुड़ा हुआ अंदर की तरफ मुड़ा रहेगा, उसको क्लब फुट बोलते हैं। तो पैर क्लब सरी का बन के आ गया है, इसलिए क्लब फुट हो गया। ये भी ब्रेन से ही रिलेटेड है जिस वजह नहीं से? नहीं नहीं, ये एक्चुअली कंजेनाइटल बीमारी है। इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज प्रपोज की गई हैं, जिसमें से एक मेजर जो थ्योरी है वो ये है कि पेट में जगह कम होने के कारण, जो पहला बॉर्न बेबी है तो जब पेट में है तो पेट में इतनी जगह नहीं है कि वो पूरे बेबी को अकोमोडेट कर पाए, तो उस कंडीशन में पैर एक तरह से अंदर ही रखा रह जाता है, इसी पोजीशन में रखा रह जाता है, हिलता डुलता नहीं है। तो एक ये वाले इसको थ्योरी बोलते हैं। पर आजकल जैसे जैसे रिसर्चेस बढ़ रही हैं उसमें बताया जा रहा है कि एक्चुअली कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। तो जनरली ऐसा देखा गया है कि जिनके पेरेंट्स को किसी दोनों माँ या बाप में से किसी एक को रहता है तो बच्चे को होने में ये 33% रहता है। अगर दोनों को ही है तो 30% होने के चांसेस हो जाते हैं। ओके। और जब एक बच्चे को है और दूसरे बच्चे को होने के लिए भी ये 60 में से एक बच्चे को हो सकता है। तो अभी ये बोल रहे हैं कि ये शायद जेनेटिक प्रॉब्लम है, पर बेसिक किस कारण से क्लब फुट हो रहा है ये किसी को भी नहीं इसका मालूम। ट्रीटमेंट डॉक्टर साहब? अच्छी बात यह है कि इसका ट्रीटमेंट 100% सक्सेसफुल है। पहले के ज़माने में हम क्लब फुट को सर्जरी द्वारा बोल देते थे कि सर्जरी कर देंगे, जो मसल टाइट हो रहा है उसको हम लूज कर देंगे, लंबा कर देंगे और पैर सीधा हो जाएगा। पर आजकल के लिए यह ट्रीटमेंट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पिछले 20 साल पहले जो बच्चे की सर्जरी किया करते थे, अभी हम बाय बर्थ जनरली जन्म के तीसरे या 5वें दिन ही हम प्लास्टर्स लगाना शुरू कर देते हैं, और हर हफ्ते का प्लास्टर लगाते हैं, और धीरे धीरे करके जो पैर अंदर से मुड़ा हुआ रहता है उसको पूरा पूरा करके सीधा कर देते हैं। जनरली 4 से 5 प्लास्टर्स में बच्चों का पैर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। फिर भी कभी कभी कोई टेंडन, जिसको टेंडो अकिलिस बोलते हैं, वो टेंडन टाइट रह जाती है, तो वो प्लास्टर से सीधी नहीं हो पा रही है। ऐसी कंडीशन में हमको टेंडो अकिलिस टीनोटोमी नाम की सर्जरी करना पड़ती है। एक बहुत ही माइनर सर्जरी होती है जिसमें टेंडो अकिलिस की जो मसल रहती है, टेंडन रहती है, उसको हम लंबा कर देते हैं। और ये सर्जरी के बाद में एक 3 हफ्ते का प्लास्टर लगता है, और जब वो प्लास्टर उतरता है तो डिफॉर्मिटी वापस से अंदर ना आ जाए। अब क्या होता है, इस टेक्निक का फ़ायदा के साथ में कुछ नुकसान भी हैं। जैसे सर्जरी जब हम करते थे तब उसकी मूवमेंट कम रहती थी, फुट की मूवमेंट जैसी नॉर्मल रहना चाहिए, एक गंदा सा स्कार बन जाता था, मूवमेंट कम हो जाती थी, वुंड की प्रॉब्लम हो जाती थी। तो ये प्लास्टर वाले ट्रीटमेंट में ये सब नहीं रहता है। उसका नॉर्मल सरी का ही पैर रहेगा, पूरी मूवमेंट जितनी नॉर्मल होती है, ऊपर नीचे इन्वर्जन इवर्जन, वो पूरी तरीके से नॉर्मल रहती है। पर प्लास्टर द्वारा ट्रीटमेंट का एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे ही अपना प्लास्टर उतरता है और सर्जरी भी हो जाती मान लो, तो वो पैर अंदर वापस से आने का डर रहता है। ये वापस से अंदर पैर वापस अंदर ना आए, इसको रोकने के लिए जनरली 5 साल तक हम एक स्पेशल टाइप की स्प्लिंट, जिसको हम डीबी स्प्लिंट बोलते हैं, डेनिस ब्राउन स्प्लिंट बोलते हैं, बहुत सारे वैरायटीज़ भी होती हैं इसमें, डॉप स्प्लिंट्स भी होते हैं, वो एक स्पेशल टाइप की स्प्लिंट को पहनने के लिए एडवाइस करते हैं, जिससे पैर उसका बंधा रहे, बाहर की तरफ ही रखा रहे। जनरली जो अफेक्टेड पैर रहता है, अगर दोनों पैर ही इन्वॉल्व हैं तो हम 70 डिग्री के एबडक्शन में रखते हैं, और अगर एक पैर है तो एक पैर 70 डिग्री में, और जो नॉर्मल पैर है वो 40 डिग्री के एबडक्शन में हम रखते हैं, जिससे कि वापस ही नहीं आए।
और ये जनरली जैसे ही बर्थ होता है जनरली हम शुरू कर ही देते हैं, तो बाय 1 मंथ हम ये डॉप स्प्लिंट्स पे आ ही जाते हैं। तो ये स्प्लिंट्स को हम जनरली 23 आवर्स पर डे पहनाना पड़ता है। जब वो नहाएगा, जब उसको फीड कराएंगे या कभी उसकी एक्सरसाइजेस होएंगी तभी उतारेंगे, बाकी पूरे दिन इसको पिना के रखना है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है इसका ड्यूरेशन कम होता चला जाता है, और धीरे धीरे फाइनली जब बच्चा खड़े होने लगता है, चलने फिरने लगता है, तो ये नाइट टाइम पे ही आ जाता है। जनरली हम एडवाइस करते हैं कि ये जो स्प्लिंट्स हैं इसको पूरे हम 5 साल तक रेगुलर पहनाएं, और 5 साल तक फिर उसको देखते रहेंगे। और हर बीच में फॉलोअप की ये एक ऐसी कंडीशन में जिसमें रेगुलर फॉलोअप्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। अगर इसको हमने ट्रीटमेंट नहीं दिया, सपोजिंगली क्लब फुट का, अगर हमने इसको ट्रीट नहीं करा तो भी कुछ? हाँ, ऐसी कंडीशन में जहाँ की अपन को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया किसी भी कारण से, हाँ, बच्चे को, या उसके मान कुछ लो और उसने मेजर हाँ, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वही तो उसकी प्रॉब्लम रहेगी कि वो फिर उसी डिफॉर्म पैर पे चलने लगेगा, तो वो डिफॉर्मिटी इतनी ज़्यादा टाइट हो जाएगी कि फिर हमको उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। उसमें इस तरह से चलेगा तो अंदरूनी जो उसके बाहर वाला हिस्सा है वो ऐसे लेके चलेगा, तो यहाँ पे बड़े बड़े कैलसस बन जाते हैं उसमें, और फिर पैर भी ऐसे ऐसे ही लेके चलता है। ऐसी कंडीशन को निगलेक्टेड क्लब फुट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन ऐसी होती है कि मान लो बच्चे ने ट्रीटमेंट लिया, स्टार्ट कर दिया, प्लास्टर्स वगैरह लगा दिए, पर वो उसने ब्रेसेस ढंग से नहीं पहने, तो भी ये प्रॉब्लम वापस से लौट के आ जाती है। तो इसमें रिलैप्स वाली क्लब फुट बोलते हैं कि रिलैप्स हो गया, उसको ट्रीटमेंट हो गया था, पैर सीधा हो गया था, पर अब वो लेके वापस से डिफॉर्मिटी लेके आ गया, तो इस कंडीशन को रिलैप्स क्लब फुट बोलते हैं। और एक चीज़ होती है फेलियर, मतलब हम प्लास्टर लगा रहे हैं, 10 प्लास्टर हो गए, 20 प्लास्टर हो गए, 25 प्लास्टर हो गए, ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं जिनको 25-25, 30-30 प्लास्टर भी लग गए हैं, पर वो पैर अभी भी वैसा का वैसे ही है। तो ऐसी कंडीशन को फेल्ड क्लब फुट बोलते हैं। ऐसे में तो सर्जरी failed इज द treatment, ओनली ऑप्शन। फिर उसमें सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो जनरली सर्जरीज में बहुत लेट प्रेजेंटेशन, जैसे 8-10 साल में आया, तो जो भी कंडीशन हो सबसे पहले हमारा कोशिश यही रहेगी कि हम प्लास्टर से ट्रीट करें। तो इवन 10-10, 12-12 साल के बच्चों को भी हमने प्लास्टर से ठीक करा है, और वो पैर अच्छे हैं, चल फिर रहे हैं। उसके बाद में हो सकता है एक छोटी सी माइनर सर्जरी करने की ज़रूरत पड़े, पर कभी कभी क्या होता है, प्लास्टर ट्रीटमेंट इतना ज़्यादा दुखदाई हो जाता है कि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो बच्चा इतना रोता है क्योंकि वो समझदार हो गया है, 8-10 साल का बच्चा सब कुछ समझता है, तो वो इतना ज़्यादा रोने लगता है कि वो फिर प्लास्टर ट्रीटमेंट बीच में ही छोड़ना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में फिर हमको इन्वेजिव सर्जरीज भी करना पड़ती है, बोनी सर्जरीज करना पड़ती हैं, जिससे फुट का अलाइनमेंट सीधा हो जाए। तो ये कंडीशंस भी हम किन्हीं किन्हीं बच्चों में, पर हमारी कोशिश पहला यही रहता है कि प्लास्टर से ट्रीट करें, क्योंकि उसमें जो रेंज ऑफ मूवमेंट हमको मिलेगी वो सबसे अच्छी रहेगी। अगर किसी कारण ये चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं तब फिर हम बोनी सर्जरीज पे या फिर सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज पर जाते हैं। And what are pediatric fractures and how are they different from a normal bone fracture? या अभी बड़ों की हड्डी क्या है, बड़ों की हड्डी पूरी तरीके से डेवलप हो चुकी है। उनकी हाइट जितनी होनी थी 6 फीट की होनी है, 6.5 फीट की होनी है, 5.5 फीट की होनी है, उनकी हाइट जितनी भी डेवलप होनी थी वो हो चुकी है। पर बच्चों में ऐसा नहीं है, बच्चों में हड्डी बढ़ रही रहती है, और जहाँ से हड्डी बढ़ रही रहती है उसको हम ग्रोथ प्लेट के नाम से जानते हैं। तो ये ग्रोथ प्लेट के कारण बच्चों की जो हड्डियाँ होती हैं, और दूसरी क्या होती है, बच्चों की चूंकि नरम हड्डी है, पर नरम हड्डी है पर वो उसके आजू बाजू जो पेरियोस्टियम रहता है, जो कवरिंग रहती है, सॉफ्ट टिश्यू रहता है, वो बहुत स्ट्रांग रहता है। एडल्ट्स में हड्डी स्ट्रांग रहती है, उसकी पेरियोस्टियम बहुत पतली रहती है। बच्चों में हड्डी वीक है पर पेरियोस्टियम बहुत स्ट्रांग है। तो इन दो कारणों से बच्चों के जो फ्रैक्चर्स हैं वो बड़ों से पूरी तरह डिफरेंट हो जाते हैं। एक तो पेरियोस्टियम इतना ज़्यादा स्ट्रांग है, तो वो जब भी हड्डी टूटेगी तो एडल्ट्स में क्या होता है, वो टूट के अलग हो जाती है, 2 टुकड़े अलग पड़े हुए दिखते हैं हमको। बच्चों में यूजुअली ऐसा नहीं होता है। पेरियोस्टियम के कारण जब हड्डी टूट भी गई तो कभी कभी क्या होता है, एक साइड का कॉर्टेक्स टूट जाता है, दूसरे साइड का कॉर्टेक्स इंटैक्ट रहता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर बोलते हैं हम इसको। जैसे अपन कोई भी हरी जो भी डंडी लेंगे उसको तोड़ने की कोशिश करेंगे तो वो एक तरफ से तो टूट जाएगी पर दूसरी तरफ से बैंड हो जाएगी, मतलब दूसरी तरफ का कॉर्टेक्स इंटैक्ट रहेगा, एक तरफ का टूट जाएगा। तो ये ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कहलाते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम बच्चों में भी होता है।
एक तरफ से तो टूट जाता है, पर पेरियोस्टियम के कारण दूसरी तरफ का इंटैक्ट रहता है। और बच्चों के फ्रैक्चर्स को हील करने में टाइम लगता है एज कम्पेयर टू बच्चों के एन एडल्ट? हीलिंग बहुत तेज रहती है, बहुत तेज होती है। बहुत तेज रहती है। जो हम एडल्ट्स के फ्रैक्चर को 3 हफ्ते जनरली अपर लिम्ब के लिए, 6 हफ्ते लोअर लिम्ब के लिए बोलते हैं, ये पूरा अपोजिट हो जाता है बच्चों में। बच्चों के लोअर लिम्ब के फ्रैक्चर 3 से 4 हफ्ते में हील हो जाते हैं। दूसरी अच्छी बात रहती है कि बच्चों की हीलिंग इतनी फास्ट होने के कारण, और चूंकि बोन लंबी हो रखी है, लंबी होती जाएगी, तो बच्चों में अगर 90 डिग्री का भी एंगुलेशन है, अगर छोटी उम्र में न्यूनेट्स में या 1-2 साल से छोटे बच्चे, कोई 5 साल से छोटे बच्चों में भी अगर 90 डिग्री का भी एंगुलेशन दिखता है हमको, तो हमने प्लास्टर लगा दिया है, तो भी वो टाइम के साथ में धीरे धीरे अपनी हड्डी अपने आप को सीधी कर लेती है। तो बहुत टाइम ऐसा होता है जब किसी एडल्ट ऑर्थोपेडिशियन ने फ्रैक्चर ट्रीट किया रहता है, और जब बच्चे प्लास्टर निकलते हैं तो ऐसे 90 डिग्री 50 डिग्री इस तरह के एंगुलेशन के साथ हमारे साथ आते हैं। तो उनको बस यही डर रहता है कि सर ये क्या हो गया, हमने तो सब करा था, ये क्या वो क्या। फिर उनको काउंसलिंग करना पड़ता है कि ये आपकी हड्डी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा वैसे वैसे अपने आप सीधी हो जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में ही हमको इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जब वो हमारी ग्रोथ प्लेट के फ्रैक्चर हो रखे हैं, जहाँ से हड्डी बढ़ रही है, अगर वहाँ पे कोई फ्रैक्चर रखा है, वो अर्जेंट बेसिस पे हमको ट्रीट करना पड़ता है। उसका सही अलाइनमेंट जरूरी रहता है। जैसे सुप्राकोंडाइलर ह्यूमरस फ्रैक्चर, अगर यहाँ पे ग्रोथ प्लेट बढ़ रही है और अपन ने उसको टेढ़ा छूट गया, तो फिर वो आगे जाके गन स्टॉक डिफॉर्मिटी भी बना सकता है। और ये वाली जो गन स्टॉक डिफॉर्मिटी रहती है वो टाइम के साथ में ठीक नहीं होती। ओके। इसके लिए हमको इस वाले फ्रैक्चर में स्पेशली ध्यान रखना रहता है। तो बच्चों के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं फ्रैक्चर्स के, वो बहुत गंभीर हो सकते हैं। बच्चों की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, छोटी बड़ी हो सकती है, टेढ़ापन आ सकता है, ये सब होने के डर ज़्यादा रहते हैं फ्रैक्चर्स में। डॉक्टर गौरव, मेरे को ये जानना है कि बच्चों में ज़्यादा फ्रैक्चर कॉमन है या बड़ों में ज़्यादा फ्रैक्चर कॉमन है? क्योंकि बच्चों में ज़्यादा सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि वो कूदते रहते हैं, भागते रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं कितनी बार बच्चे। एंड एडल्ट्स आर मोर कॉशियस व्हाइल दे वॉक, व्हाइल दे रन। सो जो दोनों में से किसमें ज़्यादा केसेस आपने देखे हैं? बच्चों में बहुत कॉमन रहते हैं फ्रैक्चर्स होना, पर चूंकि बच्चे ग्रोइंग बोन रहती है उनकी, तो उतने कई बार तो फ्रैक्चर्स पता भी नहीं चलते, बच्चा बता भी नहीं पाता, उसका काम केवल रोने का रहता है। तो रोने के बोलते भी नहीं आता कि मुझे दर्द हो रहा है। और इतनी जल्दी फास्ट हीलिंग होती है कि कितनी बार तो हमको पता ही नहीं चलते कि फ्रैक्चर हुआ था। जब कभी बच्चा लेके आता है, कभी और किसी कारण से आ रहा है, और फिर हम एक्सरे देखते हैं, तब फिर उनसे पूछना पड़ता है कभी चोट लगी थी, तो माँ बाप कभी बताते हैं हाँ 2-3 साल पहले गिरा था, पर वो ऑटोमेटिकली ठीक भी हो गया। ऐसा भी होता है। तो वो हीलिंग चूंकि फास्ट रहती है और इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहते, ड्रामेटिक नहीं रहते बच्चों के फ्रैक्चर, तो बहुत से टाइम उसमें पता भी नहीं चलता हमको फ्रैक्चर्स के बारे में। देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज फ्लैट फुट। ये फ्लैट फुट क्या होता है डॉक्टर साहब? फ्लैट फुट एक ऐसी कंडीशन है, जनरली क्या होता है हमारे, जब हम पैर रहते हैं तो वो अंदर की तरफ से उठे हुए रहते हैं, एक कर्व रहता है पैर में, ये आर्चेस कहते हैं, हम इसको आर्चेस बोलते हैं, फुट की आर्चेस होती हैं। फ्लैट फुट में ये आर्चेस एब्सेंट रहती हैं, मतलब फुट जो रहता है वो चपटा रहता है। जब भी बच्चा खड़ा होता है तो पूरा का पूरा पंजा उसका एक सरीका रखा जाता है। ये बड़ों में भी होता है? ये बड़ों में भी होता है। तो जनरली क्या होता है, आर्चेस का जो डेवलपमेंट हो रहा होता है वो 6-6.5 साल तक डेवलपमेंट चलता रहता है। तो बहुत सभी बच्चे फ्लैट फुट ही रहते हैं। धीरे धीरे फिर टाइम के साथ में उनकी आर्चेस डेवलप होना शुरू होती हैं। तो बहुत सारे बच्चे कॉमनली ऐसे आते हैं माँ बाप लेके कि सर ये ऐसा हो रहा है, ये ऐसे चलता है, उसका एड़ी जो रहती है वो बाहर की तरफ चली जाती है, खड़ा होता है जब, और अजीब तरीके से वॉक करता है। तो ये सब फ्लैट फुट के कारण ही होता है। उनको यही समझाना रहता है कि 6-6.5 साल तक जनरली 90% बच्चों में ये सारे आर्चेस डेवलप हो जाते हैं। पर इनकेस अगर ये आर्चेस डेवलप नहीं हुए तो फिर ये कंडीशन परसिस्ट कर जाती है, वो आगे तक चलेगी और जिंदगी भर बनी रहेगी। और फिर जो एडल्ट फ्लैट फुट अपन समझ रहे थे वो एडल्ट फ्लैट फुट में परिवर्तित हो। इसका कोई ट्रीटमेंट? देखिए, अगर जैसे मैंने बताया कि 6-6.5-7 साल तक तो ये आर्चेस डेवलप हो रही हैं, इसका एक सिंपल सा टेस्ट है अपन को देखने के लिए कि ये 2 तरह के हम मानेंगे फ्लैट फुट, एक फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट और एक रिजिड फ्लैट फुट। फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट में जैसे हम अगर बच्चे को खड़ा करेंगे या इवन उठाएंगे तो उसकी आर्चेस डेवलप हो जाएंगी।
तो ये फ्लेक्सिबल फ्लैट फुट है। और अगर मान लो आर्चेस डेवलप नहीं हो रही तो ये रिजिड फ्लैट फुट की कंडीशन में आएगा। रिजिड फ्लैट फुट बोनी डिफॉर्मिटीज़ के कारण ज़्यादा होता है। मतलब क्या, छोटी छोटी बोन्स, बहुत सारी बोन्स रहती हैं फुट में, तो वो बोन आपस में जुड़ जाती हैं जिसको हम कोलिजन बोलते हैं। तो ये बोनी कोलिजन्स के कारण डेवलप होता है। यूजुअली अगर कोई पेन नहीं है बच्चे को तो देयर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनी फ्लैट फुट। अगर एनी साइड दर्द, इफेक्ट्स ऑफ हैविंग अ हाँ, फ्लैट फुट? ये देखिए इसमें बस यही है कि फ्लैट फुट के साइड इफेक्ट में, अगर जैसे उसका काम, अगर वो प्रोफेशनली अगर अपना मिलिट्री में जाना चाहता है या पुलिस में जाना चाहता है या उसका कोई ऐसा स्पोर्ट्स लेना चाहता है जैसे फुटबॉल, बास्केटबॉल, जिसमें बहुत भागना दौड़ना पड़ता है, ऐसी कंडीशन में वो रिजेक्ट हो जाता है। पर वो डे टू डे एक्टिविटी अपनी सारी कर सकता है। ऑफिस से घर जाना, घर से घूमने फिरने जाना, वो डे टू डे एक्टिविटी सारी कर सकता है। कभी कभी जब एक्सर्शन होगा तब उसको कभी कभी पैर में दर्द होगा, और इसके लिए हम जनरली स्पोर्ट्स शूज़ या इनसोल्स का एडवाइस करते हैं। अगर ये रिजिड फ्लैट फुट है तो फिर हमको हड्डी की सर्जरी ही करना पड़ेगी, इन केस अगर पेन है तो। 90% ऑफ टाइम अगर वो रिजिड भी रहता है, पेन नहीं रहता है, नो सर्जरी रिक्वायर्ड। पर अगर पेन हो रहा है, केवल और केवल पेन के लिए ही सर्जरी करना है। कॉस्मेटिक सर्जरी फ्लैट फुट में एडवाइसेबल नहीं रहती है। There are few more conditions, Dr. Saab, which I've heard around. That is, किसी को knock knees है या किसी को bow legs है. So what are these conditions and how can someone treat these conditions? देखिए, जब बच्चा पेट में रहता है तब उसके पैर वो यूनिवर्सल फ्लैक्शन पोजीशन में रहता है, मतलब वो सब कुछ सुकुड़ा के रखता है। तो ऐसी कंडीशन में जब बच्चे का जन्म होता है तब पैर उसके इस तरह से गोल घूमे हुए रहते हैं। तो ये कंडीशन फिजियोलॉजिकल बो लेग्स कहलाती है। Okay. जनरली जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो 2-2.5 साल की उम्र तक खड़े होना, चलना फिरना जब भी शुरू कर देगा वो, तो ये बो लेग्स धीरे धीरे डेवलप होके सीधे हो जाते हैं। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो फिर ये बाहर निकलने लगते हैं, जैसे पहले अंदर थे वही घूम के बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो ये फिजियोलॉजिकल नॉकनी की कंडीशन कहलाती है। ये 4 साल तक आते आते मैक्सिमम हो जाती है, मैक्सिमम नॉकनी दिखने लगती है। और फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये नॉकनी अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी और बच्चे के पैर स्ट्रेट हो जाएंगे। किन्हीं किन्हीं कंडीशंस में, जैसे कोई यूनिलेटरल हो रखा है, एक पैर सीधा है एक पैर टेढ़ा हो रखा है, ऐसी कंडीशन में हमको सर्जरी भी करना पड़ सकती है। अगर वो बच्चा मैच्योर हो चुका है, मतलब बोनी मैच्योरिटी नहीं हुई है, तो हम उसमें 8 प्लेट नाम की सर्जरी करते हैं, इससे वो नेचुरल तौर पे उसकी हड्डियां सीधी होने लगती हैं। अगर बोन मैच्योर हो चुकी है, उसकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो चुकी है, ऐसी कंडीशन में हमको ऑस्टियोटोमी नाम की सर्जरी करना पड़ती है, जिसमें हम हड्डी को कट करके सीधा करते हैं और फिर स्क्रू प्लेट से फिक्स करना पड़ता है। One last advice from you, Dr. Gaurav. आप पेरेंट्स टू बी या जो नए नए पेरेंट्स बने हैं, आप उनको अपनी तरफ से क्या एडवाइस करना चाहते हैं कि आप अपने व्यूअर्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि अगर आपका बच्चा होने वाला है या बच्चा आपको हो गया है तो उसके लिए क्या एडवाइजेबल थिंग्स है जो आपकी नज़र में करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो आजकल जैसे मैं समझता हूँ बहुत ही प्रीशियस बेबी रहते हैं। जनरली पहले के टाइम पे तो 8-8 10-10 बच्चे होते थे, आजकल तो 1 या 2 बच्चा ही सफिशिएंट रहता है। मैक्सिमम, वेरी ट्रू। और पहले के टाइम पे क्या रहता था, बहुत सारी कंडीशंस दादी नानी ये सब अपने लेवल पे ही सुलझा देती थी। पेरेंट्स को काउंसलिंग मिल जाती थी और बहुत हद तक पेरेंट्स सेटिस्फाइड भी हो जाते थे उस काउंसलिंग से। पर आजकल चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, पेरेंट्स गांव में रह रहे हैं, हम शहर में रह रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, अपने को इस चीज़ का ज़्यादा आइडिया भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में वरी सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि सब बच्चों को रह के खूब वरी हो जाते हैं। कोई ने बोल दिया 3 महीने में गर्दन उठा लेना चाहिए, अपना बच्चा गर्दन नहीं उठा रहा, तो उसके लिए टेंशन होने लगती है। फिर गूगलिंग शुरू हो जाती है, गूगल पे कुछ कुछ आर्टिकल्स मिल जाते हैं, फिर और डर बढ़ जाता है, फिर ये तो नहीं हो रहा वो तो नहीं हो रहा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको, हाँ, ऐसी कंडीशन में फिर वो अपने फ्रेंड से पूछते हैं कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है, फिर वो बता देंगे फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ, फलाने इनके पास चले जाओ, या फिर वो कोई घरेलू नुस्खा बताने लगेंगे, इससे सुतवा लो, इससे मालिश करवाओ, नीला तेल, सफ़ेद तेल, लाल तेल, अजीब अजीब से तेलों की बात चलेंगी। तो मैं यही काउंसलिंग करना चाहूँगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपन को पहले काम रहना है।
अगर बच्चा उसकी रेगुलर एक्टिविटी कर पा रहा है, खेल कूद पा रहा है, चल फिर पा रहा है, तो हमको पहले तो डरना नहीं है। और फिर भी अगर अपने को कोई शक रहे कि डर लग रहा है कि नहीं सर आगे जाके अपन ने गूगल में पढ़ लिया आगे जाके ऐसा होगा ये होगा, तो फिर आप स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, क्योंकि स्पेशली पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ही कंसल्ट करिए। कारण कहीं कहीं एडल्ट ऑर्थोपेडिक्स भी पढ़ते हैं, ऑर्थोपेडिशियंस भी ये सब पढ़ते हैं, पर चूंकि प्रैक्टिस में नहीं रहता उनके, तो वो चीज़ उनके नॉलेज से थोड़ी थोड़ी धुंधली होती चली जाती है। इसलिए पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक्स से ही संपर्क करें। और सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि वरी ना करें, क्योंकि ये बच्चों की 90% प्रॉब्लम्स ऐसी रहती हैं जो कि टाइम के साथ में अपने आप ही सीधी हो जाती हैं, अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। तो फिर भी डर लगे तो फिर अपन को किन्हीं किन्हीं केसेस में कि कोई एक पैर में तकलीफ हो रही है या लंबे समय तक दर्द बने रखा है, ऐसी कंडीशन में तो जरूरी कंसल्ट करना चाहिए। बुखार आ जा रहा है बार बार, सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को बुखार आता है, हम कुछ एक दिन की दवाई देते हैं, वो ठीक हो जाता है, फिर वापस बुखार आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में पीडियाट्रिशियंस भी पकड़ नहीं पाते हैं कि बोन एंड जॉइंट्स में भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहती है कि बुखार को तो लाइटली नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में। थैंक यू सो मच डॉक्टर गौरव जैन फॉर योर प्रेशियस टाइम। आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट दिया हम लोगों को, और जितने भी पेरेंट्स हैं और जिनके भी बच्चे हैं उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन देगा ये वाला पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच, वेरी आपका मच। बहुत बहुत शुक्रिया।